हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। जैसा कि आपको पता है कि हम ला रहे हैं आपके लिए उदय बैच, जिसमें कक्षा 9 का सारा कंटेंट कवर किया जाएगा, यानी कि सारे विषय जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे। और यहाँ पर ना बेटा एक अच्छी बात ये भी है कि जो हिंदी विषय है ना वो हर बोर्ड के लिए पढ़ाया जाएगा, यानी कि एमपी बोर्ड के लिए भी, यूपी बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। तो आइए बच्चों समझ लेते हैं कि यूपी के अंदर हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और मार्किंग क्या रहने वाली है। आइए बच्चों समझ लेते हैं। इसी क्रम में ना यूपी के अंदर बेटा देखो, यूपी बोर्ड में ना इनका जो विभाजन है वो दो भागों में किया है। ओवरऑल जो पेपर आएगा वो आएगा 70 नंबर का, पर इसका जो विभाजन है यानी कि खंड आ और खंड भा में किया है। खंड आ के अंतर्गत ना आपको 20 मार्क्स आने वाले हैं, कुल मिलाकर 20 पूर्णांक है। और ये जो खंड आ है ना ये पूरा का पूरा वस्तुनिष्ठ रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। हर प्रश्न आपको बहुविकल्प के प्रश्न के रूप में हल करना पड़ेगा। तो यहाँ ना बेटा जो टॉपिक फर्स्ट है उस टॉपिक में से आपको पता है गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ना, वो भी संक्षिप्त इतिहास, और उसमें दो कालखंड पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है भारतेंदु युग और दूसरा पढ़ना है आपको द्विवेदी युग। और सेम यही आपका जो है ना टॉपिक वो पद्य साहित्य के अंतर्गत भी आ जाएगा। पद्य साहित्य में भी आपको दो टॉपिक पढ़ना है, एक आदिकाल और दूसरा भक्तिकाल। तो यहाँ ना बेटा आपको दो कालखंड की धाराएं पढ़नी है और यहाँ से आपको मिलने वाले हैं 8 नंबर, यानी कि इन दोनों टॉपिक से आपको मिलेंगे 8 नंबर। फिर जो अगला टॉपिक है वो है काव्य श्रृंगार के तत्व, यानी कि काव्य खंड। तो यहाँ ना काव्य खंड के अंतर्गत आप पढ़ने वाले हैं रस, और रस में भी आप पढ़ेंगे श्रृंगार एवं वीर रस। छंद के अंदर आप पढ़ने वाले हैं चौपाई एवं दोहा। तो चौपाई एवं दोहा के अंदर बेटा आप लक्षण पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे और उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी आपके जो अंक बनेंगे ना वो ऑब्जेक्टिव में भी बनेंगे 3 अंक के लिए। और यहाँ बेटा एक चीज़ और है, शब्दालंकार। अलंकार बहुत सारे होते हैं, पर हमारे सिलेबस में ना केवल और केवल शब्दालंकार है, और शब्दालंकार के अंतर्गत भी अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार है, ठीक है। फिर आ जाते हैं बेटा व्याकरण पर। अगला जो टॉपिक बनेगा आपका वो बनेगा व्याकरण, और व्याकरण के अंतर्गत आप पढ़ने वाले हैं 3 चीज़ें, जिसमें से वर्तनी और विराम चिन्ह, यानी कि वर्तनी के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आ जाएंगी कि कैसे शब्द को लिखा जाता है, शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ क्या होती हैं शब्दों की, कैसे शुद्ध शब्द को लिखते हैं। और फिर बात करते हैं विराम चिन्ह की। तो विराम चिन्ह, ठीक है, इस वाले जो टॉपिक है ना ये बेटा दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कक्षा 9 के सिलेबस का पार्ट है, और लिखने पढ़ने की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुद्ध हिंदी तब तक आप नहीं लिख पाइएगा जब तक आपको विराम चिन्हों का ज्ञान ना हो। तो बेटा ये टॉपिक दोनों दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर शब्द रचना के अंदर हमको तत्सम तद्भव और विलोम पर्यायवाची शब्द देखना है, और समास के अंदर हमको पढ़ना है बेटा अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। तो बेटा ये था हिंदी व्याकरण का हिस्सा। अब बात करते हैं संस्कृत व्याकरण के हिस्से की। यहाँ देखो बेटा ऑब्जेक्टिव में ना संस्कृत व्याकरण का भी कुछ हिस्सा आने वाला है, जहाँ ना आपको संधि पढ़नी है, संधि के अंदर गुण और दीर्घ संधि पढ़नी है। शब्द रूप में आपको 4 शब्द पढ़ने हैं, ठीक है, राम, हरि, भानु और अस्मद, ठीक है। और धातु रूप के अंदर ना आपको गम, भू, कृत का जो है ना वो धातु रूप पढ़ना है, वो भी लट, लोट, विधि, लिंग, लड तथा लिट लकार के रूप में, ठीक है। तो यहाँ बेटा जो है ना आपको 6 लकार पढ़ना है, और 3 जो है ना वो शब्द के रूप में आपको 6 लकार पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा ये तो था ऑब्जेक्टिव पार्ट कि भाई ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आने वाला है, कहाँ कहाँ से आने वाला है। अब बात करते हैं कि भैया हमारा जो भाग 2 है यानी कि खंड बा है, जिसमें हमें प्रश्नोत्तरों को लिखना पड़ेगा, उनमें कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है और क्या सिलेबस रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। देखिए यहाँ ना हम बात करें अगर आपके पाठ के अंतर्गत, यानी कि जो भी आपको लिखने वाले पाठ के अंदर आने वाली चीज़ें हैं उसमें ना आपको पाठ आने वाले हैं। तो पाठ भी 2 तरीके से, एक तो आएंगे गद्य खंड के और एक आएंगे पद्य खंड के। तो गद्य खंड के अंतर्गत ना आपको पढ़ना है बात, जो कि प्रताप नारायण मिश्र का पाठ है, ठीक है। और स्मृति है जिसको लिखा था श्रीराम शर्मा ने, ठेले पर हिमालय, ठीक है। धर्मवीर भारती, मंत्र जो लिखा था वो प्रेमचंद की एक बहुत फेमस कहानी है मंत्र, ठीक है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो आगे समझते जाएंगे, ठीक है। फिर अगला जो पाठ हम पढ़ेंगे गद्य खंड के अंतर्गत वो पढ़ेंगे गुरु नानक देव का, गुरु नानक देव जिसको लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गिल्लू जिसको लिखा था महादेवी वर्मा ने, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा गांधी जिसके रचनाकार हैं काका केलकर, और तोता, ठीक है, जो लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और उसके बाद एक पाठ और है सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। तो बेटा ये था गद्य खंड। आइए अब बात करते हैं पद्य खंड के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पद्य खंड के अंतर्गत हम कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे, फिर इसका जो दूसरा चैप्टर है वो है मीराबाई की पदावली, रहीम के दोहे पढ़ेंगे, और जयशंकर प्रसाद का पुनर्मिलन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो है ना वो दान पढ़ेंगे, ठीक है। फिर
मैथिली शरण गुप्त का पंचवटी जो महाकाव्य था उसका कुछ हिस्सा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है पथ की पहचान, ठीक है बेटा, ये कविता बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर संत रैदास के प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी कि उनके पद भी पढ़ेंगे। सोहनलाल द्विवेदी का उन्हें प्रणाम जो उनकी बहुत फेमस कविता है, इसको भी देखेंगे। केदारनाथ अग्रवाल का जो है अच्छा होता सितार संगीत की रात, और युगवाणी जो कि शिवमंगल सुमन द्वारा लिखा गया है। तो बेटा ये था कविताओं वाला पाठ, यानी कि पद्य खंड के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और जानते हैं कि संस्कृत में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि यूपी के अंदर ना संस्कृत अलग से नहीं है, 10वीं 9वीं क्लास में ना वो इंक्लूड है। यानी कि हर क्लास में क्या होता है, देखो अदर स्टेट में ये होता है कि संस्कृत एक अलग विषय के रूप में होता है, पर यूपी बोर्ड में ये है कि संस्कृत भी हिंदी के साथ कुछ हिस्सा उसको पढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ एक चीज़ देख लेते हैं कि संस्कृत के अंदर हमको कौन कौन से पाठ पढ़ना है। तो देखिए भैया, संस्कृत में ना आपको वंदना पढ़ना है, पुरुषोत्तमा रामा, ठीक है, ये एक पाठ पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर सुभाषथानी परमहंस रामकृष्ण, और उसी के साथ साथ आपको पढ़ना है कृष्ण गोपाल नंदना। फिर दूसरा जो पाठ है वो है सदाचार, और अंतिम जो पाठ है वो है सिद्धि मंत्र। तो संस्कृत का भी बेटा लगभग लगभग सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। अब यहाँ एक बात बेटा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बार ना सारे के सारा सिलेबस आपको पढ़ना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, ठीक है। पिछले बार क्या हुआ था कि कुछ सिलेबस ना रिड्यूस कर दिया गया था कि भाई कुछ पाठ नहीं पढ़ना थे, पर इस बार ना सारे के सारे पाठ आपको पढ़ना है और सीखना भी है। अब इसके बाद करते हैं बेटा सबसे अंत में एकांकियों की, कि कौन कौन सी एकांकियाँ आपके सिलेबस में रखी गई हैं। तो एकांकी के लिए ना बेटा 5 एकांकी आपके सिलेबस में रखी गई हैं, जिनमें से पहली है दीपदान जिसको लिखा है राम कुमार वर्मा ने। दूसरी जो एकांकी वो है लक्ष्मी का स्वागत जिसे लिखा है उपेंद्रनाथ अश्क ने। तीसरी जो एकांकी है वो है व्यवहार, और उसके रचयिता जो हैं वो सेठ गोविंद दास है। और जो अगली एकांकी वो है विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई सीमा रेखा। और अंतिम एकांकी जिसको आप पढ़ेंगे वो है नए मेहमान जिसे लिखा है उदय शंकर भट्ट ने। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका सिलेबस जो आपको पढ़ना है। अब भाई इसको पढ़ेंगे कैसे और कैसे हमें परीक्षा की तैयारी करनी है। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारा जो बैच आ रहा है उसको ज्वाइन करना है और हमारे साथ लगातार बने रहना है। होता ये है कि हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, पर धीरे 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 क्या होता है कि हम पढ़ना जैसे जैसे जितनी गति से शुरू करते हैं उतनी गति से छोड़ भी देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, कंटिन्यूस बने रहिएगा, हमारा बैच ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और आपको जो भी डाउट हो, आपकी जो भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ बेटा ये था सेशन का एंड। धन्यवाद।